हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप डैट कि आप बहुत अच्छे होंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखें ताकि कोई भी स्टेप ना छूट सके। और आज का हमारा टॉपिक है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एटम्स, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने फेयर कॉपी देखी होगी। ठीक है, तो फेयर कॉपी में बहुत सारे पन्ने होते हैं, उसका जो एक पन्ना होता है वो एटम्स होता है। तो एटम्स क्या होता है? एटम्स पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है लेकिन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। क्या होता है एटम्स? एटम्स पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं रहता। तो मैं लिख देता हूं परिभाषा एटम्स की कि क्या है आपका एटम्स। हिंदी में बोलता हूं इसको मैं परमाणु, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटम्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम। तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। अवस्था में नहीं रहता है, नहीं रहता है। यानी कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सारी अभिक्रियाओं में एटम्स यानी कि परमाणु भाग लेते हैं लेकिन ये कभी फ्री अवस्था में नहीं रहता। अगर आप सोच रहे हो कि हाइड्रोजन H फॉर्म में मिल जाए आपको वायुमंडल में, नहीं मिलता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु में, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? मॉलिक्यूल, यानी कि अणु बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से आप परमाणु में समझ में आया होगा कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ठीक है, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कितने होते हैं भाई? परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। अच्छा बताओ जरा कौन कौन से होते हैं? पढ़ा होगा आपने 9th क्लास या फिर 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। अच्छा बताओ कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? चलो मैं बताता हूं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। पहला जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा होता है? प्रोटॉन। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो मैं थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाता हूं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर ये होता है न्यूट्रल। क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। मैं हिंदी में दे रहा हूं, उसको बोलते हैं उदासीन। इसको बोलते हैं धनावेश और यह है आपका ऋणावेश। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, तो देखो जरा नेगेटिव चार्ज होता कितना है इस पे होता है माइनस के 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश का मात्रक होता है। ये जो सी देख रहे हो आप, ये आवेश का मात्रक होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है लेकिन होता काय का है? प्लस का, यानी कि पॉजिटिव होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर
नेगेटिव चार्ज होता है दोनों पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों के दोनों आवेश बराबर है, लेकिन है कैसे? विपरीत। विपरीत मतलब उल्टे, यानी कि एक माइनस का है और एक प्लस का है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। चलो द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान आता है वो आता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान आता है वो आता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ध्यान देना, एक किलोग्राम में है, अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 की घात माइनस 24, 10 की घात माइनस 24 आ जाएगा इधर, और इधर 10 की घात माइनस 28 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपके पास ये है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। अब बताओ ज़रा, इनमें प्रोटॉन भारी है या न्यूट्रॉन भारी है? कौन सा भारी है इसमें, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? किसका वजन ज़्यादा है भाई? सोचो ज़रा एक बार, भाई किसका ज़्यादा होगा? तो इसमें जो है प्रोटॉन का देखो कितना है, 1.67 है, और न्यूट्रॉन का देखो 1.675 है। तो द्रव्यमान किसका ज़्यादा है इनमें? तो भैया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 0.005 ज़्यादा है। इसका मतलब है न्यूट्रॉन भारी होता है किससे? प्रोटॉन से। तो यहाँ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। किसका? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। और प्रोटॉन से कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। भाई ये घात माइनस में है, और जितनी संख्या माइनस में जाती है वो छोटी हो जाती है। तो ये संख्या बहुत छोटी है और संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है। चलो फिर मैं आगे कहानी बढ़ाता हूँ थोड़ी सी। खोज देख लेते हैं किसने करी है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी होगी? तो जे टॉमसन ने करी है। किसने करी है? जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है? जे टॉमसन ने करी है। कब करी है? 1897 में। हाँ 1897 में किसने करी है? यानी कि प्रोटॉन की खोज जे टॉमसन ने 1897 में की है। और प्रोटॉन की खोज किसने करी है? रदरफोर्ड ने करी है। किसने? रदरफोर्ड का नाम आता है, रदरफोर्ड ने करी है 1919 में। किसने करी है? रदरफोर्ड ने करी है 1919 में। एक नाम और आता है गोल्डस्टीन का सन 1886 में। क्या आता है? एक नाम और आता है गोल्डस्टीन का 1886 में। लेकिन रदरफोर्ड ही माने जाते हैं कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने करी है? रदरफोर्ड ने करी है 1919 में। या आप कह सकते हो कि भाई, या आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉन की खोज जो की है वो गोल्डस्टीन ने करी है 1886 में। आगे बढ़ते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की जो खोज करी है वो करी है जे टॉमसन ने। ओह सॉरी, न्यूट्रॉन की जो आगे पढ़ते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की जो खोज करी है वो करी है जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक। और करी कब है भाई? कब करी है? 1932 में, 1932 में। लेकिन सबसे पहले क्या आया? इलेक्ट्रॉन आया है। कौन लाया है? जे टॉमसन लाया। फिर क्या आया? रदरफोर्ड लेकर आया 1919 में। कौन? 1919 में कौन लिखा है? रदरफोर्ड लिखा है। किसको? प्रोटॉन को। और जे टॉमसन लाते हैं 1932 में न्यूट्रॉन, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कहाँ होते हैं? ये पाए जाते हैं नाभिक में। कहाँ होते हैं ये? नाभिक इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं। कहाँ होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं। ये लाइन मैं लिखने वाला हूँ, यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। ध्यान देना है आपको कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं। और नाभिक की जो रेडियस आती है, त्रिज्या आती है, वो 10 की घात माइनस 15 मीटर होती है। इस नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घात माइनस 15 मीटर होती है। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस नाभिक की त्रिज्या कितनी आती है? 10 की घात माइनस 15 मीटर होती है। तो फिर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? आपसे पूछा जाए कि भाई परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? तो इस परमाणु की जो त्रिज्या आती है वो आती है 10 की घात माइनस 10 मीटर। यानी कि इसको अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो वो आ जाएगी 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जब परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर होती है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम। और जो नाभिक आता है उसकी त्रिज्या होती है 10 की घात माइनस 15 मीटर। कितनी होती है? 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? इस नाभिक में होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का होता है कि साहब इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के चारों ओर और चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यहाँ तक हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता। चलो बना देते हैं एक बार एटम्स की स्ट्रक्चर थोड़ी सी। तो कुछ एटम्स आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। ये इसका न्यूक्लियस होता है, ये होता है इसका नाभिक। क्या होता है? नाभिक। इसमें क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? धनावेश है, यानी कि चार्ज पॉजिटिव होता है। तो नाभिक पे भी कौन सा आवेश हुआ? प्लस हुआ। तो भाई नाभिक पे भी कौन सा आवेश हुआ? पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक पे भी धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने, वो इस नाभिक के चारों ओर इस टाइप से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ना आया होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन ना आया होता तो साइंस आज इतनी तरक्की नहीं कर पाया होता। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ना आया होता तो साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाया होता। ठीक है, मैं आगे कहानी बढ़ाता हूँ। तो यहाँ तक हमने ये सीख लिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन परमाणु उदासीन होता है। पता है आपको परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है, ना तो परमाणु पे प्लस चार्ज होता है और ना परमाणु पे माइनस चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि भैया परमाणु का प्लस जो होता है वो माइनस के बराबर होता है, तो इसलिए परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि परमाणु उदासीन होता है क्यों, तो आपका आंसर होगा परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु का धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं कि परमाणु उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है क्योंकि जो धनावेश होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके? ऋणावेश के। किसके? ऋणावेश के। ठीक है, परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु का धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार अगेन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं आपके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं आपके? नाभिक में होते हैं। अब क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है तो नाभिक पर भी कौन सा आवेश होगा? धनावेश होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद पढ़ते हैं हम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो परमाणु तो हमने देख लिया कि परमाणु क्या होता है, लेकिन अब पढ़ते हैं अणु। अणु क्या होते हैं वो देखते हैं। अब भैया मैंने तुम्हें बताया कि रफ का एक पन्ना जो होता है वो परमाणु होता है। अगर उन परमाणुओं को आप मिला दोगे, यानी कि उन पन्नों को आप मिला दोगे तो एक रफ बन के तैयार हो जाती है, और उसी क्या बोलते हो आप? अणु कहते हो। यानी कि उन परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। उन परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। याद कर लो, परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। क्या होता है? परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे परिभाषा अणु की, कि अणु हम कहते हैं किसे हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूल्स। यानी कि अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है। परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। ध्यान देना, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता। ठीक अपोजिट है ये, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है,
भाग नहीं लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। बड़ी खास बात है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ये खासियत है इसमें अणु में, ठीक है। तो परंतु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अगर आप अणु के एग्जाम्पल लिखो तो जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जितना भी है H2 हो गया आपका, N2 हो गया आपका, O2 हो गया आपका, ठीक है, H2O हो गया आपका, आदि ये सब क्या होते हैं? अणु होते हैं। और अणु जो होता है वो हमेशा परमाणु से मिलकर बनता है। H2 मॉलिक्यूल्स में, यानी कि H2 अणु में कितने परमाणु हैं भाई? 2 परमाणु हैं। N2 अणु में कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। ऐसे O2 अणु में कितने परमाणु हैं? 2 हैं। और यहाँ पर देखो H2 अणु में, H2O अणु में कितने परमाणु होंगे भाई? 2 ये है, 1 ऑक्सीजन है, कितने हुए? 3 परमाणु हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई परमाणु और अणु में क्या अंतर है, क्या बता सकते हो आप कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है? अच्छा बताओ। ये मैंने लिखा P और ये लिखा मैंने P4, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? अरे मैंने P लिख दिया और P4 लिख दिया, इन दोनों में क्या डिफरेंट होगा? नहीं पता, चलो देखते हैं। जो ये P है ये परमाणु है भाई, ये P क्या है? परमाणु है। और P4 क्या है? P4 क्या है? ये अणु होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये परमाणु से मिलकर बना है। यहाँ फास्फोरस के 4 परमाणु हैं और यहाँ पे फास्फोरस का 1 परमाणु है। अब जो चीज़ परमाणु से मिलकर बनती है वो अणु होती है, ठीक है। तो परमाणु से मिलकर अणु बनता है, तो P4 में कितने परमाणु में? 4 परमाणु में। तो ये क्या है? अणु है। और ये क्या है? आपका परमाणु है, यानी कि P यानी कि फास्फोरस परमाणु है और P4 क्या है? आपका अणु होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई S तथा S8 में क्या अंतर है? तो भाई ये परमाणु है और ये क्या है? अणु है। यहाँ कितने परमाणु हैं अणु के? इस अणु में सल्फर के कितने परमाणु हैं? 8 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? 8 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ थोड़ी सी। तो ये थी अणु की परिभाषा। तो अणु परमाणु से मिलकर बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रहता। अब पढ़ते हैं आयन के बारे में कि यार ये आयन क्या होते हैं। ये आयन क्या होते हैं? इसको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं इसको? आयन बोलते हैं। देखो आयन बनते कब हैं? आयन परमाणु से बनते हैं, हमेशा याद कर लेंगे। आयन भी परमाणु से मिलकर बनते हैं, पर कब? जब इलेक्ट्रॉन आते हैं या इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आयन बनते हैं, ठीक है। आयन कब बनते हैं? जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं तो आयन बन जाता है, और जब किसी परमाणु में कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता तो आयन बन जाता। तो आयन भी परमाणु से मिलकर बनते हैं, पर कब बनते हैं? जब आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है या फिर बाहर से अंदर आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो आवेशित कणों को आयन कहते हो आप। आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आवेशित कणों को आयन कहते हैं। कणों को आयन कहते हैं। बहुत साहब मैंने लिख दिया कि यार आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन किसे कहते हैं? आवेशित कणों को आयन कहते हैं। तो आयन 2 प्रकार के होते हैं आपके। आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहले लिख रहा हूँ मैं आयन। पहला होता है धनायन। क्या होता है? धनायन, ठीक। बताता हूँ उसके बारे में। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हम, इसे बोलते हैं इसको कैटायन। क्या बोलते हैं इसको? कैट, बिल्ली, आयन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। यानी कि वह आयन जिस पे धनावेश होता है, वह आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वह आयन जिस पर धनावेश होता है। वही क्या होता है? धनावेश होता है। धनावेश होता है, धनायन कहलाता है। धनायन कहलाता है। वह आयन जिस पर धनावेश होता है धनायन कहलाता है। वह आयन जिस पर धनावेश होता है धनायन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल Na+, Mg2+, ठीक है, एल्युमिनियम 3+ आदि, ये सब क्या होते हैं? आपके धनायन होते हैं। क्यों? क्योंकि इन पे धनावेश है। तो वह आयन जिस पर धनावेश होता है धनायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके धनायन कहलाते हैं। अब बात यही आती है कि भाई धनायन, ये धनावेश आता कहाँ से है? ये धनावेश आता कहाँ से है? तो उसको एक पॉइंट में बताना चाहूँगा आपको कि अगर मेरे पास धातु है तो धातु इलेक्ट्रॉन दे। याद कर लियो आप कि धातु क्या करती है? धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है, यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन दे
और अधातु जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ले, धातु इलेक्ट्रॉन ले, यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन देती हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन लेती हैं। अब जब इस धातु ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर दिया होगा तो इस पे धनावेश आया होगा, जब इस धातु ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला होगा तो इस पे धनावेश आया होगा। तो एक लाइन याद कर लो ठीक से कि धनायन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, धनायन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। मैं लिख दे रहा हूँ कि धनायन के पास, धनायन में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, धनायन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, धनायन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। एक बार ये भी देख लेते हैं कि इस पे धनावेश आया कहाँ से। तो मेरे पास ये Na है, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 और 281। तो यहाँ से अपना ऑक्टेट यानी कि अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए ये बाहरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, इसको बोलते हैं संयोजी कोष। अपने संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। मेरे पास क्या बन गया, Na+, क्या बन गया, Na+। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये बन गया धनायन, क्योंकि इसने अपने बाहरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। क्या बन गया, Na+, धनायन बन गया। तो धनायन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। इस प्रकार आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो याद कर लो ठीक से कि धनायन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, क्योंकि उसके पास से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड नंबर, ऋणायन, इसको बोलते हैं एन आयन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एन आयन, एन आयन। तो वह आयन जिस पर ऋणावेश होता है, वह आयन जिस पर ऋणावेश होता है ऋणायन कहलाता है, ऋणायन कहलाता है, ठीक है। वह आयन जिस पर ऋणावेश होता है क्या कहलाता है, ऋणायन कहलाता है। याद कर लो, वह आयन जिस पर ऋणावेश होता है ऋणायन कहलाता है। एग्जाम्पल तौर पे अगर लो तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो एग्जाम्पल होता है इसका Cl- आयन, ठीक है, Br- आयन, O2- आयन, ठीक है, ETC कर दे रहा हूँ मैं आदि। ये सब क्या है, सबके सब ऋणायन हैं, सबके सब ऋणायन हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। गैसें हैं, गैसें कैसी होती हैं, धातु, और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं। क्या करती हैं, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो अगर आप इसको समझोगे तो Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, यानी कि 287। जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो यहाँ हो जाता है Cl- आयन, यानी कि 288, यानी कि ऋण आयन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ऋण आयन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। मैं ये लाइन लिखूंगा कि भाई ऋण आयन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ऋण आयन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अधिकता होती है, ठीक है। तो ऋण आयन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो बस ये टॉपिक आज इतना ही। इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आपने आयन को ठीक तरह से समझा, और अगर ना समझाया हो, अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।